डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जामिया की आज पेपर हुई है पॉलिटिकल साइंस की। और कुछ मेरे जो स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि कल हुई थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो सर आज उनकी तो पेपर एनालाइज कर रहे हैं, हमारी एक दिन बाद भी क्यों नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे रीज़न बहुत पिकुलियर है। मैंने आज प्रिपेयर किया था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पेपर के एनालिसिस करेंगे, लेकिन इतना बेकार पेपर मुझे लगा और इतने अरबिट क्वेश्चन और व्हाट्स नॉट, मतलब इट वाज लाइक जामिया की पॉल साइंस 2018 टाइप ऑफ पेपर। तो मैं बहुत दुखी हो गया था, लेकिन शाम में जो है अच्छा रहा कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट ने ये पेपर भेजा। और ये पेपर देखिए कितना अलग है, आप जब देखेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इजी पेपर, फर्स्ट। सेकेंड, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड पेपर। पहले तो मैं बिलीव ही नहीं किया कि ये पेपर, क्योंकि ये इनके जो पिछले जो मैंने एनालाइज किया, जो आपको मैंने बताया भी था, वो उसका एक रिप्लिका जैसा जो है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है उन्होंने सीधे उतार दिए हैं। अब ये एक सोचने की बात है कि एक ही यूनिवर्सिटी दो पेपर लेता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉल साइंस। एक की पेपर वो बेहद इजी और रिपीटेड बनाता है, और उसमें जो क्वेश्चन है अच्छे हैं, रिपीटेड हैं, और कुछ नहीं भी रिपीटेड है। अब ठीक है, मतलब इजी जब मैं बोलता हूं तो ठीक है, अच्छा है। और एक जो है बेहद अरबिट, जिसका कोई मायने ही नहीं है, जब आप जिस लेवल का पूछ रहे हैं उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, कोई अंडर ग्रेजुएट में नहीं पढ़ता है, तो इसको क्या कहा जाए। तो ये जो एक इतनी वेरिएबिलिटी है, इट इज नॉट गुड फॉर ए गुड यूनिवर्सिटी लाइक जामिया। इट्स वेरी सैड, और इसीलिए मैं प्रेफर कर रहा हूं इस पेपर को एनालाइज करना, और मे भी टाइम मिला तो बाद में वहां बैठ के पेपर को करेंगे। उसमें कुछ खास है ही नहीं एनालाइज करने को, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो मैं डिस्कस भी नहीं करने वाला, इतने बेकार क्वेश्चन। इससे पहले कि चलिए क्वेश्चन आंसर का करें दौर शुरू, आपको शायद पता हो, यदि नहीं पता है तो फिर आपको जरूर ये जानना चाहिए कि एक क्रैश कोर्स जैसा जो है, ऑफ कोर्स वो जो टेस्ट सीरीज चल रही थी, लेकिन अब जो है 30-40 डेज की CUET PG के लिए वो क्रैश कोर्स में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि अब हम लोग वहां पे कर रहे हैं रिवीजन। तो बेस्ट टाइम है, आप यदि ज्वाइन करना चाहते हैं, हर थीम की रिवीजन वहां पे होगी, और 2 लाइव जो है मॉक टेस्ट भी होंगे। तो यदि इसको आप, इसके बारे में ये डिटेल है, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं नॉमिनल कॉस्ट पे, तो आप टेलीग्राम आईडी और अपने टेलीग्राम मोबाइल नंबर इस ईमेल आईडी पर भेजिए, आगे आपको गाइड की जाएगी। और यदि आप नहीं ज्वाइन करना चाहते तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है कि CUET PG गाइड खरीदिए, इसको 8 से 10 बार, यस 8 to 10, ये है इसके लिंक। अब किंडल के बारे में बोलूंगा नहीं, क्योंकि आपको भी पता है इसकी क्या ब्यूटी है, और बहुत सारे स्टूडेंट मुझे लिख रहे हैं कि यस सर ये बहुत ही अच्छा है। ऑफ कोर्स शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन वंस यू आर गेट यूज टू इट तो आपको पता है इसकी ब्यूटी क्या है। आप इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं, जो कहीं और पॉसिबल नहीं, नेविगेट कर सकते हैं, और आप फ्लैश कार्ड बना सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है बाद में प्रैक्टिस करने के लिए, और आप नोट्स भी बना सकते हैं बिना टाइप किए हुए। दूसरी जो बुक जो बहुत पॉपुलर भी है और आपको बहुत हेल्प करती है, वो है 1500 जो बेस्ट MCQ हो सकते हैं PG एंट्रेंस टेस्ट के लिए। इन दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। अब चलिए हम लोग जल्दी जल्दी जो है क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसमें मैं बहुत ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा, मैं थका हुआ भी हूँ। तो चलिए इसको देखते हैं। द नेशनल लेजिस्लेचर ऑफ चाइना, जो उसकी यूनिकैमरल पार्लियामेंट है, जिसकी अभी बैठक 6 मार्च को भी, उसमें जिंगपिंग सी जिंगपिंग को फिर से जो है थर्ड टाइम चुना गया, और पूरी उसकी लीडरशिप बदल गई। तो उस यूनिकैमरल पार्लियामेंट का नाम वहां पे जो है नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। मैंने बार बार बताया है, आपको रिवीजन में भी मैंने बताया था। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब डेमोक्रेसी एज द tyranny ऑफ मेजोरिटी, ये दो लोगों ने कहा है। डी टॉकवेल, जिन्होंने डेमोक्रेसी इन अमेरिका लिखा, और जॉन स्टुअर्ट मिल ऑन लिबर्टी, इन दोनों ने कहा। यहाँ टॉकवेल दिखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपोनेंट ऑफ एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, तो इज नॉट एन एक्सपोनेंट, तो रॉबर्ट माइकल, जिन्होंने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची दिया, पैरेटो, सर्कुलेशन ऑफ एलीट, मोजका, ये सब जो हैं। CB मैकफर्सन एक कैनेडियन सोशलिस्ट विचारधारा के थिंकर हैं, जिन्होंने पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था, वो नहीं है एलिटिस्ट थिंकर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कार्ल मार्क्स की ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि प्रोधन जो हैं, पेरे प्रॉदन, उन्होंने लिखा था फिलॉसफी ऑफ पोवर्टी, और कार्ल मार्क्स ने लिखा है द पोवर्टी ऑफ फिलॉसफी, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। लेनिन ने स्टेट एंड रिवॉल्यूशन लिखा है। और यहां ध्यान दीजिएगा, आगे एक क्वेश्चन भी है, थेडा स्कोपोल ने इससे मिलता जुलता स्टेट एंड सोशल रिवॉल्यूशन लिखा है। जोसेफ स्टालिन ने ये नहीं लिखा है, ये कार्ल मार्क्स ने लिखा है ये। तो इसलिए यही आपका जो है, सॉरी अब आर कर दीजिए, ये फेडरिक एंगल जो उनके साथी थे मार्क्स के, उन्होंने ऑरिजिन ऑफ फैमिली लिखा है। सो सही आंसर इसमें सी है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंटेम्प्रेरी एडवोकेट, कौन है इसमें लिबर्टेरियन थिंकर, आपको पता है रॉबर्ट नॉजिक, उससे बड़ा कोई नहीं।
रॉबर्ट नॉजी के साथ आप मिल्टन फ्रीडमैन और फ्रेडरिक हैक को भी जोड़ सकते हैं। जॉन रॉल आपको पता है कि एक लिबरल थिंकर हैं, इगैलिटेरियन लिबरल थिंकर। जुर्गन हैबरमैस फ्रैंकफर्ट स्कूल के एक क्रिटिकल थिंकर हैं जिन्होंने कम्युनिकेटिव एक्शन थ्योरी दिया है। रोनाल्ड डॉर्किन लक इगैलिटेरियन लिबरल थिंकर। इनकी इनकी जो बुक है क्या है, सॉवरेन वर्च्यू, देख लीजिएगा। द थ्योरी ऑफ, जिन्होंने इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज दिया, द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्राइमरली सीख। ये सब बहुत ही घिसा पिटा रिपीटेड क्वेश्चन। ये पहले के जो इसके करीब 30 क्वेश्चन है, अधिकतर वो हैं जो पहले पूछे आ चुके हैं, तो इसको एकदम फ्लाई करते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, ये सब मैंने आपको रिवाइज कराया था। Who among the following used the expression forced to be free, आपको पता है, रूसो, जनरल विल के बारे में। जॉन लॉक जो है सपोर्टर थे नेचुरल राइट्स के, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। जॉन रॉल की प्रिंसिपल बेस्ड है डिफरेंस प्रिंसिपल पे। हु अमंग द फॉलोइंग एक्सप्रेस द व्यू दैट इफ जस्टिस टेकन अवे, सब रिपीटेड, इसलिए मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। सेंट अगस्टिन जिन्होंने बुक लिखा था सिटी ऑफ गॉड वर्सेस सिटी ऑफ मैन। हु अमंग द फॉलोइंग एक्सप्रेस द व्यू दैट इफ जस्टिस, तो चलिए ठीक है, एक बार और टिक मार लीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपेगेटेड द आइडिया ऑफ कल्चरल रिवॉल्यूशन अंडर सोशलिज्म, आप लोगों को पता है, मौत से तुम। और ये दूसरी बार पूछा जा रहा है यहाँ पे, फिर आगे एक रिपीटेड भी है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज कंसिडर्ड एज ए फोर रनर ऑफ बैकवर्ड क्लास मूवमेंट, हम लोग डिस्कस किया था, ज्योतिबा फुले। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एनेक्स्ड बाय रसिया इन 2014, 2014 में यूक्रेन का जो क्रीमिया जो पेनिनसुला है उसको रसिया ने हड़प लिया था। इसमें जामिया ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा इलाका 1954 में रसिया ने दे दिया था, इनफैक्ट उस समय यूएसएसआर था, दे दिया था यूक्रेन को। उन्होंने क्रीमिया पेनिनसुला बेसिकली एक तरह से रसिया को काट के दिया था यूक्रेन को, तो बाद में उसको उन्होंने छीन लिया एक तरह से। ये एक उल्टा क्वेश्चन था। विशाखा जो गाइडलाइन है, विशाखा नगर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, वो ये है कि सेक्सुअल हरासमेंट यदि किसी वर्क प्लेस पे होती है, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ एम्प्लॉय से ज़्यादा वाले ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ एक इंटरनल सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी होनी चाहिए जो इसको देखेगी। तो इसलिए ये है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस से रिलेटेड है। विशाखा गाइडलाइन ही इसको कहते हैं, 2013 में आई थी। हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये स्पीकर करते हैं, ये भी बहुत घिसा पिटा है। और इसमें ये भी बात ध्यान देने की, याद करने की, कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी का जनरली बाय ए कन्वेंशन अपोजिशन पार्टी के लीडर को बनाया जाता है। यहाँ ये भी ध्यान देने की बात है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी इंडिया की सबसे पुरानी पार्लियामेंट्री कमेटी जो 1921 में ही बन गई थी। एक और बात आपको जानना चाहिए कि इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 जो हैं वो राज्यसभा से। एक और बात जाननी चाहिए कि ये बेसिकली सीएजी की जो रिपोर्ट होती है उसका वो पूरा विशद एक तरह से विवेचना करती है और अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल होती है सीएजी के रिपोर्ट पर एक्शन लेने के लिए पार्लियामेंट के तहत। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सर्टेन मेथड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस, आपको पता है ये स्विट्जरलैंड है, इनिशिएशन, रिकॉल, और एक तो मैं प्रोनाउंस ही नहीं कर पाता हूँ, लैंड्समैंडे, जिसमें कि हाथ उठा करके वो लोग जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी करते हैं। इस तरह की चीजें वहां पे अभी भी हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमें 6 फ्रीडम देता है। तो इसमें आप देखेंगे ये सब फ्रीडम है, राइट टू रिसाइड, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू इवन फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी भी 97th अमेंडमेंट से दिया गया, राइट टू असेंबली, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, ये सब 6 राइट हमको है, कहीं भी मूव करने का एंड ऑल। लेकिन ये जो राइट है ना, ये फंडामेंटल राइट जो है, ये 29-30 के अंदर आती है। कल्चरल राइट जो माइनॉरिटी को दी गई है उसमें है, ये इसमें नहीं है, आर्टिकल 19 में नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट इज इशूड बाय द कोर्ट फॉर रिलीज ऑफ ए पर्सन अनलॉफुली डिटेन, यदि आपको सरकार यदि आपके अनुसार से गलत अरेस्ट कर लिया है या कोई प्राइवेट पर्सन किडनैप कर लिया, तो आप हैबिया कॉर्पस का जो रिट है वो दायर कर सकते हैं। कुओ वारंटो मतलब होता है कोई रॉन्गली ऑफिस ऑक्यूपाई किया है तो उसको कोर्ट रिट इशू कर सकती है कि बाय विच स्टैट्यूट या ऑर्डर आप इस पोस्ट पर बने हुए हो। प्रोविजन सर्टरी दोनों हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करती है। प्रोविजन में वो रोक देती है, प्रोसीडिंग सर्टरी में अपने पास बुला लेती है। और एक और यहाँ पे बंडमस छूट गया है, वी कमांड, इसका मतलब ये होता है कि एज पर लॉ आपको जो करना चाहिए एग्जीक्यूटिव को करो, नहीं तो हम ऑर्डर करते हैं कि करो। Who among the following was not a part of oligarchy, आपको पता है कि 4 लोग जो oligarchy में थे उसमें आजाद थे, नेहरू, पटेल और
प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन बी आर अम्बेडकर नहीं थे। ये ग्रैनविल ऑस्टिन ने ऐसा माना था कि एक ओलिगार्ची, तो ओलिगार्ची मतलब यही लोग कंट्रोल करते थे कंस्टिट्यूंट असेंबली को, ओलिगार्ची इसको कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म मॉर्गन थोक। मैंने कितनी बार डिस्कस किया है, ये सब है पॉलिटिक्स इज गवर्न बाय ऑब्जेक्टिव लॉ विच हैज रूट इन ह्यूमन नेचर, नेशनल इंटरेस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ national power, interest is always dynamic. An abstract moral principle cannot be applied to politics. ये can भी लिखा है इसलिए ये not हो जाएगा। 22 अप्रैल जो है वर्ल्ड अर्थ डे है। इससे आप ध्यान दीजिएगा कि 5 जून जो है वो इन्वायरमेंट डे होता है और 22 अप्रैल जो है वर्ल्ड अर्थ डे है। इसके अलावा जो जैसे कि वर्ल्ड वाटर डे शायद 22 मार्च को होती है, वुमेन डे 8 मार्च को होती है, 21 अप्रैल जो है सिविल सर्विसेज डे इंडिया मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे परहैप्स 21 जून को। सब मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, इन सबको याद रख लीजिएगा। व्हाट इज वॉशिंगटन कंसेंसस? ये बेसिकली क्या है, ये 10 पॉइंट गाइडलाइन है जो एक बनी थी कंसेंसस बिटवीन 3 पार्टी, IMF, वर्ल्ड बैंक और ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑफ यूएस। ये लेट 80s में बनी थी। उसके बेसिस पे ही जो है पूरे डेवलपिंग कंट्री में या थर्ड वर्ल्ड कंट्री में स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम IMF ने एक तरह से समझ लीजिए आर्म ट्विस्ट करके सभी कंट्री को नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बनाया, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। यदि आपको IMF का लोन चाहिए तो आपको LPG अपनाना पड़ेगा, SAP अपनाना पड़ेगा, एंड दैट वाज एज पर वॉशिंगटन कंसेंसस। Who among the following coined the acronym POST को? अब ये सब बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है, आप जानते हैं। द फाउंडर ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी कौन है? ये सब पहले का रिपीटेड क्वेश्चन है। सॉरी मैंने क्या मार रहा हूं, नो, एल्टन मायो। इसका आंसर है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? आपको पता है 5 उसमें है, रिलेवेंस, सोशल इक्विटी, वैल्यू चेंज, क्लाइंट ओरिएंटेशन, कंटिन्यूटी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिकमेंडेशन ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन? देखिए जब मैंने इसको गौर से पढ़ा मुझे लगा ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन है, 15 फाइनेंस कमीशन की कोई रिपोर्ट पढ़ेगा तो बताएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या, आप इन सबको पढ़ लीजिएगा, जब सी को पढ़िएगा तो आपको क्या समझ में आएगा। और ये एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन है इस पेपर में जो इसको बहुत आसान बना देता है कि एक ऑप्शन एकदम एब्सर्ड है जो हो ही नहीं सकता है। जैसे द ग्रांट टू लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज मतलब जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, विल बी और म्यूनिसिपैलिटी विल बी मेड अवेलेबल ओनली टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ द 3 टियर पंचायती। ऐसा क्यों कोई बोलेगा कि केवल 3 टियर पंचायती राज सिस्टम में केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल को फंड देंगे और बाकी को हम बिल्कुल मार देंगे बिना फंड के? तो इस तरह के एब्सर्ड लाइन देके इन्होंने आपका काम आसान कर दिया। अब आपको ये सब इतना जानना ही नहीं है कि ये सही है क्योंकि ये आपको गलत मिल गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपको दिखेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्टार्टअप इंडिया? जैसे ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको ये सब ठीक से पता नहीं होगा, लेकिन जैसे आप देखेंगे इट इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव, और सब बहुत जनरल स्टेटमेंट है। टू सीक्स टू मेक द यंग पीपल जॉब क्रिएटर रेदर देन जॉब सीकर, एकदम जनरल स्टेटमेंट है, क्यों गलत होगा? स्टार्टअप्स आर प्रोवाइडेड रिलैक्सेशन इन इनकम टैक्स फॉर लास्ट 3 ईयर, ऑलवेज इस तरह की दी जाती है फैसिलिटी। नो इंस्पेक्शन ऑफ स्टार्टअप इन द फर्स्ट 3 ईयर, मतलब कोई रेगुलेशन नहीं होगा। तो सभी ऑल ऑफ द अबव, ये सब बहुत आसान कॉमन सेंस क्वेश्चन है, सब कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है। हाई लेवल कमिटी ऑन सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ मुस्लिम के लिए जो एक कमिटी एक ही बनी ही है इसको जानने के लिए, उसको सचर कमिटी कहते हैं। तो बहुत आसानी से आप इसको याद भी रख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट 2021 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP20? अब ये देखिए, अब COP26 अगेन आपको लगे तो बहुत डिफिकल्ट है कि ग्लासगो में COP26 हुआ था, उसके बारे में कैसे हम जानेंगे कि इसमें से क्या सही है नहीं है। लेकिन अब देखिए क्या होता है, कैसे ही आपको एक क्लू दे देता है। आप सी स्टेटमेंट पे आएंगे तो आपको यहां मिलेगा, इंडिया प्रॉमिस टू ड्रॉ हाफ ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज बाय 2050 एंड अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2050। अब यदि आपने मेरी तरह ही वाइड रेंजिंग पढ़ाई की है या मेरे साथ पढ़ाई की है तो आपको पता है मैंने कितनी बार आपको बताया है करंट इवेंट में कि इंडिया ने डिक्लेयर किया है कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2070। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि हम उतना ही कार्बन जनरेट करेंगे जितना कार्बन एब्जॉर्ब होगा, इसका मतलब नेट जीरो हो जाएंगे, तो कार्बन न्यूट्रलिटी। तो वो ये चीज यदि आपको पता है तो बस ये क्वेश्चन क्रैक हो गया, क्योंकि यहाँ 2050 लिख दिया इसलिए ये होगा। बाकी सब जो इतना डिटेल है वो सब सही है, पढ़ लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ऑक्युपाइड बाई इजराइल इन अरब इजराइल वॉर? ये बहुत आसान है क्योंकि कई बार मैंने बताया कि कौन सा इलाका उन्होंने इजिप्ट से हड़प लिया था। जैसे इजिप्ट से उन्होंने इजिप्ट से ये तो गोलन हाइट सीरिया से ले लिया था, गाजा स्ट्रिप
ये मुझे लगता है जॉर्डन से, और वेस्ट बैंक जॉर्डन से लिया, और सेनाई पेनिनसुला जो है, सेनाई, ये इन्होंने इजिप्ट से हड़प लिया था। डेमास्कस जो सीरिया की राजधानी, उसको इन्होंने कभी हड़पा नहीं है। द ऑथर ऑफ स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, ये जो है शायद दूसरी बार यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि एक बार और पूछा गया है लेनिन, और एक बार और आएगा स्टेट एंड सोशल रिवॉल्यूशन, थेडा स्कोपोल का। Who among the following is an advocate of social constructivism? ये भी मैंने कितनी बार आपको कहा है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन, अलेक्जेंडर वेंट एंड निकोलस ओनाफ, ये दोनों इसके एक तरह से फादर्स हैं। तो इंपॉर्टेंट जुर्गन, उनको तो पढ़ा अलग तरीके से जाता है, ये जर्मन है। यूर्गन हैबरमास, ये जो है कम्युनिकेटिव एक्शन थ्योरी के जनक हैं, कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी इन्होंने दिया है, फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ क्रिटिकल थिंकर में भी आते हैं। केनेथ वॉल्श यहाँ पे दिखते हैं, जो कि न्यू रियलिज्म के पिता हैं, इन्होंने एक तरह से स्ट्रक्चरल या न्यू रियलिज्म की स्थापना की थी। जॉन मैर्सियमर एक ऑफेंसिव न्यू रियलिस्ट, जो आगे क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है आपको जॉन मैर्सियमर के बारे में, देखते हैं आगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कैपिटल क्या है? सोशल कैपिटल मतलब कि आपका कितना सोशल नेटवर्क है जिसको कि आप यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्रेस डेवलपमेंट में। सो नेटवर्क, नॉर्म्स एंड ट्रस्ट अमंग पीपल दैट लीड टू सोशल कोहेशन एंड हेल्प देम, दैट इज सोशल कैपिटल। इसको देने वाले रॉबर्ट पुटनम है, चार्ल्स पियरे, आप नाम देख लीजिएगा, पियरे पर्डू है, पर्डू देख लीजिएगा। एजेंडा 21 जो है, जो रियो समिट से उभर करके आती है, ये यूएन प्रोग्राम ऑफ एक्शन फ्रॉम रियो, यही है ही। इसमें यह था कि जो 1992 में हुई थी रियो अर्थ समिट, कि 21st सेंचुरी में हम कैसे क्लाइमेट चेंज या सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाएंगे, यही एजेंडा 21 था। सिविक नेशनलिज्म मैंने आप लोगों को रिवीजन के टाइम में बताया था कि जहां पे कि कोई जात पात धर्म लैंग्वेज, इसके बेसिस पे नेशन में कम्युनिटी अपने को नहीं सोच करके एक नेशन का इसलिए पार्ट मानती है कि हम सिटीजन हैं, ये हमारा कंट्री है, ये नहीं सोचती कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख ईसाई हैं, तेलुगु हैं, तमिल है, लाइक दैट। नाउ सी दिस क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कितनी ही एग्जाम में, ये एंड ऑफ हिस्ट्री एंड एंड ऑफ आइडियोलॉजी, इस पेपर में भी दिखता है। मतलब जहां भी आपको थोड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं या रिपीटेड आते हैं, वहां आप देखेंगे। क्लास ऑफ सिविलाइजेशन थेसिस जो है, ये हटिंगटन की थेसिस है, जिन्होंने बुक भी लिखा था। और बेसिकली एक लाइन में ये है कि जो न्यू वॉर होगा न्यू एज में, 21st सेंचुरी में, वो नहीं होगा नेशन या कंट्रीज के बीच, बल्कि सिविलाइजेशन और कल्चरल वॉर होगा। और वो जब 9/11 हुआ तो कई लोगों ने कहा कि ऐसा हो भी रहा है। यहाँ पे फ्रांसिस फुकुयामा आप देख सकते हैं, जिन्होंने एंड ऑफ हिस्ट्री थेसिस दिया था, बुक भी लिखा था। और मिल्टन फ्रेडमैन जो हैं, वो रॉबर्ट नॉजिक और हैक के साथ में लिबर्टेरियन थिंकर हैं। डेनियल बेल ने भी जो है एंड ऑफ आइडियोलॉजी थेसिस दिया था, बुक लिखा था, जो आगे आपको क्वेश्चन भी पूछा है। द नोशन ऑफ ओरिएंटलिज्म, ये किसने, सबसे बहुत ही मेन बुक है। ओरिएंटलिज्म 1978 की बुक है, एडवर्ड सेड की, जो इजिप्ट के थिंकर थे, जिसमें उनका बेसिकली ये कहना है कि जो वेस्टर्न थिंकर हैं, वेस्टर्न स्कॉलर, वो ओरिएंटल मतलब ईस्टर्न एशिया, उसके कल्चर या उसके जो सिविलाइजेशन, उसकी एंशिएंट टेक्स्ट, इन सब का अध्ययन इसलिए नहीं करते कि वो एक्चुअली इंटरेस्टेड है जानने में कि ओरिएंटल नॉलेज क्या है, बल्कि उसको अदर दिखा सके, उसको इंफीरियर दिखा सके इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न कल्चर, नॉलेज, सिविलाइजेशन। दिस काइंड ऑफ थॉट ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन ऑफ सुपीरियरिटी एंड अदरनेस, दूसरे कल्चर को अदर बनाना, नीचे बनाना, ये ओरिएंटलिज्म, इस तरह से उन्होंने डिस्कोर्स दिया उसमें। द टर्म इंतिफादा मीन, ये भी कई बार पूछ चुके हैं, जामिया ही पूछता रहता है, एक तरह का रिबेलियन, अपराइजिंग जिसको कहते हैं, वो है। और ये यूज किया जाता है जो पैलेस्टाइन की जो इंतिफादा हुई थी अपने राष्ट्र के लिए, अपने स्टेट के लिए, उसको इंतिफादा उन्होंने नाम दिया था, पैलेस्टाइनियन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन, PLO ने। मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेंट जो बुक, ये भी इनका चूंकि ऑलरेडी पूछा हुआ इसलिए आपको पता है, अदरवाइज तो डिफिकल्ट क्वेश्चन होता। नॉर्म चॉम्स्की, जो एक लेफ्ट ओरिएंटेड या क्रिटिकल थिंकर है अमेरिका में। द ऑथर ऑफ हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेसियन वॉर, ये भी जो है पूछा गया क्वेश्चन, सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है। थ्यूसिडाइडस का, जो जिसमें उन्होंने मेलियन डायलॉग भी लिखा था, और इससे रिलेटेड एक और थ्यूसिडाइडस ट्रैप भी उन्होंने दिया था थ्योरी। ये सब क्लासिकल रियलिज्म के एक तरह से एंशिएंट थॉट जो है निहित है थ्यूसिडाइडस के थॉट में। अब यहाँ पे चूंकि थ्यूसिडाइडस ट्रैप मैंने बोल दिया, तो कहीं शायद आपको पूछ दे, इसलिए एक लाइन में ये होता है, थ्यूसिडाइडस का ये कहना था कि एक एस्टैब्लिश्ड पावर है जैसे स्पार्टा,
और यदि एक बहुत तेजी से राइजिंग पावर है एथेंस, तो दोनों में लड़ाई से ही सेटल होगा कि कौन सुपर पावर होगा। इसको थ्यूसिडाइडस टाइप ट्रैप को आज के समय में स्टिग्ल्स और बहुत सारे और जो आईआर के थिंकर है वो कहते हैं कि यूएसए एक एस्टैब्लिश्ड पावर है और चाइना एक राइजिंग, तो दोनों के बीच में वॉर जो है अवश्य संभावी है, ये तय करने के लिए कौन सुपर पावर फ्यूचर का होगा। नाउ कम टू 42 पाइवट टू एशिया। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे था तो उसकी एक स्ट्रैटेजी थी कि कैसे ईस्टर्न एशिया, जिसको आप इंडो पैसिफिक अभी कहते हैं, ईस्ट एशिया, वहां पे जो है चाइना के राइजिंग जो पावर वो हो रहा है उसको कैसे काउंटर किया जाए। उसी के तहत अभी आप देखेंगे कि क्वाड बनी, आईपीईएफ बना एंड मेनी अदर जो इनिशिएटिव, अकुस बनी, ये सब जो है उसी पाइवट टू एशिया का ही परिणाम है। रिसर्च एनालिसिस विंग इंडिया की जासूसी संस्था है, मतलब जैसे आईएसआई है या एफबीआई है या केजीबी है, उस टाइप की इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को रॉ कहते हैं, रिसर्च एनालिसिस विंग। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पोस्ट मॉडर्न थिंकर? आप जानते हैं फूको, डेरिडा, लॉयटार्ड, ये सब तो बिल्कुल नोन है। जॉन रॉल किसी भी तरीके से पोस्ट मॉडर्न थिंकर नहीं है, एक लिबरल इगैलिटेरियन थिंकर जिन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया। द थ्योरी ऑफ सोशल डार्विनिज्म किसने दिया? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन इनका है, ये हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। ये क्या कहता है बेसिकली? आपको पता है डार्विनिज्म ये था कि नेचर जो है वो सेलेक्ट कर लेती है फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म को। इसका मतलब ये होता है कि जो एक करंट जनरेशन में जो फिट इंडिविजुअल है उसी के बच्चे पैदा होते हैं, उसी के बच्चे। इसका मतलब जो अनफिट होते हैं वो एक तरह से छटते चले जाते हैं और वो आगे उनका जनरेशन नहीं बढ़ता है। इससे जो है हर जनरेशन पिछले जनरेशन से ज़्यादा फिट होता है। ये होता भी इसलिए आप देखेंगे मैराथन में भी जो है वो टाइम घटते जाता है, हर चीज़ का जो है वो ज़्यादा आईक्यू भी बढ़ते चले जाता है। सोशल डार्विनिज्म ये है कि सोसाइटी जो है डिफरेंट सोसाइटी है, डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, उसमें भी जो एक तरह का सोशल सिलेक्शन होता है, मतलब वर्ल्ड में वही सोसाइटी डेवलप होगा जो फिटेस्ट है, और बाकी जो अनफिट सोसाइटी है वो या कम्युनिटी जो है वो कल्चर जो है वो डाई आउट हो जाएंगे। तो सोशल डार्विनिज्म जो है एक थ्योरी बन गई, थेसिस बन गई कोलोनियलिज्म को जस्टिफाइड करने के लिए कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन या वेस्टर्न कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा फिट है, इसलिए वो शासन कर रही है ईस्टर्न कम्युनिटी या ओरिएंटल कम्युनिटीज पे। पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म जो है, अभी जैसे मैंने आपको बताया, सीबी मैकफर्सन के साथ एसोसिएटेड, उन्होंने इस पे बुक भी लिखा था। उनका लॉक और हॉब्स को वो पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म के जनक करार देते हैं। द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट किसने दिया? आपको पता है, लॉक ने। लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी है। दूसरी बार यहाँ पूछ रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिटेरियन थिंकर? तो इसमें चार हमेशा आप याद रखिए, माइकल सैंडल, माइकल वॉल्जर, एलिस्टेड मैकलेंटेयर एंड यहाँ पे जो नहीं है चार्ल्स टेलर। इन चारों को आप याद कर लीजिए। जॉन रॉल बिल्कुल नहीं है, हर जगह ही जॉन रॉल को दे रहे हैं, आप ऑड वन आउट कर लीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर जर्मन यूनिफिकेशन? उनका नाम था ऑटो वॉन बिस्मार्क। ऑटो वॉन बिस्मार्क जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे प्रूसिया के। अब आप कहेंगे प्रूसिया कौन था? आज का जर्मनी को आप समझ सकते हैं, पहले का प्रूसिया था, लेकिन उस समय में प्रूसिया के अलावा बहुत छोटे छोटे और स्टेट थे, उन सबको उन्होंने एक करके जर्मनी बनाया, जिसको आज हम जर्मनी कहते हैं। ऑटो वॉन बिस्मार्क, उनका बहुत सारा जो सेइंग है वो बहुत फेमस है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। उसमें से एक है, द ग्रेट क्वेश्चन ऑफ द डे विल नॉट बी सेटल्ड बाय मींस ऑफ स्पीचेस एंड मेजोरिटी डिसीजन बट बाय आयरन एंड ब्लड। शायद पुतिन इसी पे भरोसा करते हैं, ऑटो वॉन बिस्मार्क। उन्होंने और बहुत सारे कहे थे कि बेवकूफ़ लोग जो है अपनी गलतियों से सीखते हैं और बुद्धिमान लोग दूसरों की गलतियों से। इस टाइप की बात जो है ऑटो वॉन बिस्मार्क के सेइंग्स हैं। हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट? आपको पता है ये है हेगेल। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट का मतलब होता है कि स्टेट एक ऑर्गेनिज्म के जैसा है, एक प्राणी के जैसा है, और इंडिविजुअल उसके लिम्स। हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स? और ये हैं मार्च एंड ऑल्सन, जिन्होंने कि 1984 में प्रतिपादित किया था न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। न्यू और ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म में जो मेन फर्क होता है, ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच कहलाता है पॉलिटिक्स का, उसमें हार्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस, लीगल फॉर्मल जो इंस्टीट्यूशन, उस पर ज़्यादा फोकस होते हैं। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म ने अपने फोल्ड में नॉर्म्स, अप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज, इंस्टीट्यूशनल जो सॉफ्ट पार्ट होता है,
जिससे जैसे कि आप मैरिज भी एक इंस्टीट्यूशन है, फैमिली भी एक इंस्टीट्यूशन है, मतलब कि जो एक पैटर्न बिहेवियर जो नॉर्म से गाइडेड होता है, ट्रेडिशन से गाइडेड होता है, जिसको आप तोड़ नहीं सकते हो, उसको भी इंस्टीट्यूशन के अंदर लिया गया, सॉफ्ट इंस्टीट्यूशंस। हु अमंग द फॉलोइंग इज ए डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट? आपको पता है डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट में कई हैं, रॉल प्रेबिस से लेके सांतोस एंड देन अंडर गुंडर फ्रैंक यहाँ पे दिख रहे हैं, इमैनुअल वॉलस्टीन दिखते हैं, ये सारे हैं, या कोर्डोसो दिखते हैं। यहाँ पे केवल अंडर गुंडर फ्रैंक दिखते हैं, बाकी इसमें से कोई भी डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट नहीं है। डिपेंडेंसी थ्योरी क्या था कि जो एक मॉडर्नाइजेशन या डेवलपमेंट थ्योरी जो अमेरिकन थिंकर ने दिया था 60s में, उसका एक तरह का रिएक्शन था या उसके अगेंस्ट में कंटेंशन था, ये कहते हुए कि ये कहना सही नहीं है कि वेस्टर्न कंट्री के रास्ते पे चल के जो ओरिएंटल कंट्री या थर्ड वर्ल्ड डेवलप हो जाएगा। इनफैक्ट यदि वेस्टर्न कंट्री के साथ जो है हम लोग जुड़े रहें थर्ड वर्ल्ड, तो हमेशा वेस्टर्न कंट्री ही रिच होता जाएगा अनइक्वल एक्सचेंज के तहत, और कभी हम जो है अमीर नहीं हो पाएंगे या डेवलप नहीं हो पाएंगे जब तक उनके हम कैपिटलिस्ट चंगुल से बाहर ना निकले। ये डिपेंडेंसी थ्योरी थी। मतलब जो डेवलपमेंट दिखता है थर्ड वर्ल्ड में, वो डिपेंडेंट डेवलपमेंट है, जैसे कि सैटेलाइट का डेवलपमेंट होता है प्लैनेट के साथ, लाइक दैट। हु अमंग द फॉलोइंग फेवर्ड सेल्फ गवर्निंग सेल्फ सफिशिएंट विलेज? आपको पता है ये ग्राम स्वराज या ओसनिक सर्कल, इसका कॉन्सेप्ट है गांधी जी का, बहुत ही फेमस। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए थ्योरिस्ट ऑफ इकोलोगिज्म? इकोलॉजी से आया है इकोलोगिज्म, मतलब कि इकोलॉजी को सेंटर में रख करके, तो इसमें सभी हैं, लेकिन माइकल सेंडर अभी आपने देखा ये कम्युनिटेरियन थिंकर, तो इन लोगों को याद कर लीजिए। सुमैकर, जेम्स लैवलॉक जिन्होंने गेइया थ्योरी दिया है, ये भी पूछा जाता है, एंड बुक चीनी, सब याद कर लीजिए, उनके बुक भी देख लीजिएगा। सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास जो बुक है, वेरी फेमस, जिसमें कि सिटीजनशिप को उन्होंने एक तरह का स्टेटस दिया जो कि हमें कई तरह के जो हक देता है, इक्वल सिटीजनशिप का। अनदर टी.एच. मार्शल, ब्रिटिश थिंकर। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए थ्योरिस्ट ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म? आपको पता है चार्ल्स टेलर ने भी दिया है, पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन, विल कैमेल का मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, भीकू पैरिंग रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, लेकिन रॉबर्ट नॉजिंग कहीं इसमें से नहीं आते। ऑड वन आउट जो एक लिबर्टेरियन थिंकर, अभी कितने जगह आपको इसी पेपर में पूछा गया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्रीकल्चर किस सब्जेक्ट में आता है? ये स्टेट लिस्ट में आता है। इसी चलते ये प्रॉब्लम हुई थी कि जब एग्रीकल्चर पे 3 कानून, नए कानून बनाए थे, तो स्टेट का कहना था कि भाई हमारे एरिया में क्यों कानून बनाया, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक तरह का एक्सक्यूज लिया था कि जो इंटर स्टेट ट्रेड है एग्रीकल्चरल कमोडिटी में, वो आता है कंकरेंट लिस्ट में, तो उसको आधार बना के उन्होंने इस पे एक्ट बना दिया था। द चीफ मोडस ऑपरेंडी ऑफ कल्चरल इंपेरियलिज्म क्या है? ये पूछा गया है सवाल, जामिया में ही रिपीटेड है, और वो है हेजमनी। कल्चरल हेजमनी भी कहते हैं, ग्रामस्ची ने इसको दिया था। उसका एक लाइन में ये है कि हेजमनी जो है एक पूरे क्लास का दूसरे क्लास पे मेंटल आधिपत्य है, इस तरीके से कि जो डोमिनेटेड क्लास है उसको लगता है कि डोमिनेट होना ही उसकी नियति है, वही नॉर्मल है, वही नेचुरल है, और इसमें कोई बुराई नहीं, वो हंसते हंसते डोमिनेट होता चला जाता है। और ये जो जादू किया जाता है हेजमनी का, वो थ्रू मीडिया, थ्रू डिस्कोर्स, थ्रू पॉलिटिकल डायलॉग, थ्रू ओपिनियन लीडर, थ्रू स्टेट आइडियोलॉजिकल apparatus, इन सब के थ्रू जो है किया जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द ऑथर ऑफ द फेडरलिस्ट पेपर? तो फेडरलिस्ट पेपर जो है आप यहाँ देख सकते हैं, 3 ऑथर ने लिखा था, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जेम्स मैडिसन एंड जॉन जे। एक स्यूडो नेम से तो कभी आपको आगे पूछ दे टफ क्वेश्चन में, लेकिन थॉमस जेफरसन जो एक तरह से फादर ऑफ अमेरिका, वन ऑफ द हैं, उन्होंने इसमें कोई इनका योगदान नहीं था द फेडरलिस्ट पेपर लिखने में। फेडरलिस्ट पेपर जो है बेसिकली फेडरलिज्म को सपोर्ट करता था, और स्टेट जो वहाँ पे थे उस समय में नहीं जोड़ना चाहते थे, उनको मनाया गया था इसके थ्रू ट्रीटी साइन करने का, जिससे कि रैटिफिकेशन हो पाए और एक फेडरल स्टेट बन सके। द नोशन ऑफ कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी एसोसिएटेड विद, ये टफ क्वेश्चन है जो कि यूजीसी नेट से इन्होंने सीधा उठा लिया है। ये इसको कैसे पढ़ेंगे, लिजफा जो है, लिजफाट कह लीजिए, ये कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी पे इन्होंने बुक भी लिखा है, काफी थॉट दिया। ये है क्या कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी?
इसमें यह है कि यदि बहुत डीप डाइवर्सिटी हो और मेजोरिटी माइनॉरिटी में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का फर्क नहीं हो, तो आप मेजोरिटेरियनिज्म के थ्रू जो है आप डेमोक्रेसी नहीं चला सकते। जैसे श्रीलंका में आप नहीं चला सकते तमिल सिंगली के बीच में, बेल्जियम में नहीं चला सकते फ्रेंच डच के बीच में, साउथ अफ्रीका में नहीं चला सकते आप कलर्ड पीपल और वाइट पीपल में। तो वहाँ पे आपको एक पावर शेयर करना पड़ता है माइनॉरिटी के साथ में, मतलब उसको एक तरह का आपको एक बराबर का दर्जा देना पड़ता है, तभी वो डेमोक्रेसी चलती है। इसको कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी कहते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज ए सेंट्रल कैरेक्टर इन प्लेटोज रिपब्लिक? यहाँ मैंने दे दिया, अपने ही गाइड से ये सब थे, इसमें से केवल एक यहाँ पे देखते हैं। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़े थोड़े जो डिफिकल्ट है ये है। विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए की थीम ऑफ सेकेंड वेव फेमिनिज्म? ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग, कुछ क्वेश्चन यहाँ कंफ्यूजिंग है, जैसे सेक्सुअल एक्सप्रेशन, मदरिंग, ये तो था। अब यहाँ पे आके आप कंफ्यूज आएंगे कि इक्वलिटी ऑफ मेन तो वैसे फर्स्ट जनरेशन के साथ भी था, या फर्स्ट वेव के साथ, डोमेस्टिक लेबर भी फर्स्ट वेव के साथ था, लेकिन अब यहाँ पे 50-50 आप किसके साथ जाएंगे? तो आई विल गो विद डोमेस्टिक लेबर, लेकिन आपके लिए मैं छोड़ जा रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की आइडिया ऑफ माइकल मिशेल फूको? मिशेल कहिए इनको। डिस्कोर्स थ्योरी इन्होंने दिया था, जो एडवर्ड सेड ने भी यूज किया था, ये पूछा भी जाता है अपने ओरिएंटलिज्म नाम के बुक में। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज नाम की बुक भी उन्होंने लिखी थी, नॉलेज और पावर का नेक्सस इसमें उन्होंने बताया था, और गवर्नमेंटलिटी भी बताया था, कि मतलब कैसे आपको गवर्नेबल बनाया जाता है सब्जेक्ट को, वो भी पावर का डायमेंशन उन्होंने बताया था। कम्युनिकेटिव एक्शन थ्योरी मैंने दूसरी बार बताया इसी वीडियो में, जुर्गन हैबरमास जो एक क्रिटिकल थिंकर रहे हैं जर्मन, उन्होंने ये दिया था, कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी थ्योरी भी दिया था, उन्होंने कम्युनिकेटिव एक्शन थ्योरी बुक भी लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कौटिल्याज व्यू ऑन स्टेट? तो अब पता है सप्तांग थ्योरी उन्होंने दिया था, तो ये तो बिल्कुल सही है। 7 ऑर्गन थ्योरी स्टेट में उन्होंने अमात्य को आई से कंपेयर किया था, स्वामी को हेड से, और सुहरीद या अलाई जो है उसको कानों से, ईयर से, और कोश को माउथ से, लाइक दैट, जनपद को लेग से, लाइक दैट, वो आप देख सकते हैं। ओपी गौमा में दी गई है। स्टेट इज ए प्रोडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल नेसेसिटी, देयर इज नो सिन टू शो डिसरिस्पेक्ट टू किंग। अब यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट, मैं लैंग्वेज का प्ले बोल रहा हूँ। यहाँ है नॉट, निगेटिव, माइनस, और यहाँ है नो, ये डबल निगेटिव में आप अक्सर कंफ्यूज करेंगे। ये सही आंसर है, देयर इज नो सिन टू शो डिसरिस्पेक्ट टू किंग। इनफैक्ट वो कहता है कि यस, किंग बच्चा भी हो तब भी उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, तो देयर इज सिन, नो खत्म कर दीजिए, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, और यहाँ नॉट आपको पूछ रहा है, इसलिए सही हो जाता है, लाइक दैट। और ये तो सही है, मोनार्किकल फॉर्म ऑफ स्टेट पे ज्यादा लागू होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन एरिस्टोटल्स थॉट? स्लेवरी को उन्होंने जस्टिफाई किया था, कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म था, ऑफ कोर्स, पुलिस इज नॉट ओनली ए पॉलिटिकल बट इथिकल कम्युनिटी राइट, द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज नॉट फंडामेंटल टू जस्टिस, बिल्कुल गलत है। अगेन फिर डबल डबल नॉट है यहाँ पे, नॉट नॉट, ये यही इसको पकड़ना आप सीख लीजिए। इसका मतलब ये है कि ये जो है नॉट नहीं होगा। द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज फंडामेंटल टू जस्टिस, और इसी को कहते हैं प्रोपोर्शनल इक्वलिटी। इक्विटी क्या है? प्रोपोर्शनल इक्वलिटी, मतलब कि यदि मान लीजिए कि दो बच्चा है, दोनों को मैच देखना है, एक दीवार के क्रॉस मैच हो रहा है, आप एक को छोटा टेबल देंगे, एक को बड़ा को टेबल, जिसे दोनों देख सके। ये नहीं कि दोनों को कहेंगे हम इक्वलिटी करेंगे और दोनों को बराबर टेबल देंगे, तो जो बड़ा बच्चा है वो देख लेगा, छोटा बच्चा नहीं देख पाएगा, लाइक दिस। मान लीजिए कि दो लोग हैं, एक जो है एक पैर से जो है वो अपाहिज है, उसको आप दूसरे जो बच्चा जो स्वस्थ है उसके साथ 100 मीटर दौड़ाएंगे, नो, इट इज नॉट प्रोपोर्शनल इक्वलिटी, इक्विटी नहीं है वो। इक्विटी मतलब प्रोपोर्शनल इक्वलिटी, और प्रोपोर्शनल इक्वलिटी को जस्टिस से रिलेट एरिस्टोटल ने किया था। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट? राइट्स जो है 2 डायमेंशनल होते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन चलिए ठीक है, मुझे रहा नहीं जाता है कई बार। राइट्स 2 डायमेंशनल का मतलब ये होता है कि उनका कहना था कि मैन जो है ना, वो देखिए घर के बाहर जो है पॉलिटिक्स में वो इक्वलिटी चाहते हैं, राइट्स चाहते हैं, और अपने घर में जो है इनइक्वलिटी चाहते हैं, औरत के ऊपर शासन चाहते हैं। बताइए क्या डायमेंशन है राइट का? घर में जो है वो हक नहीं देंगे औरतों को, लेकिन वही हक जो है वो मांगेंगे दूसरे से, पॉलिटिकल डायमेंशन, पब्लिक स्फेयर में। रीजन इज गॉड गिवन टू बोथ सेक्सेस, उनका कहना था। द फैमिली इज नॉट, अगेन फिर ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है नॉट नॉट, तो फैमिली इज द फाउंडेशन ऑफ स्टेट, चूंकि नॉट लग गया इसलिए गलत हो गया, तो ये सही है। लॉज अपहोल्डिंग द डिवाइन राइट्स ऑफ हस्बैंड अंडर माइंस पब्लिक लाइफ, क्योंकि उनका कहना था कि घर जो है खुद जो है बेस है पब्लिक लाइफ का, वहीं पे सिटीजन तैयार होते हैं, वहीं पे यदि हक नहीं है, औरतों को इज्जत नहीं है, तो क्या सिटीजन बनेंगे? हु अमंग द फॉलोइंग आर्ग्यूड दैट स्टेट स्ट्रक्चर ब्ला ब्ला, पढ़ लीजिएगा। अब ये ना आसान कर देता है ये कहते हुए कि ये इस बुक में उन्होंने कहा है, तो आपको बेसिकली है कि इस बुक के ऑथर कौन है, स्टेट एंड सोशल रिवोल्यूशन। मैंने कितनी बार इसी
वीडियो में कह दिया कि थेडा इसको पॉल है। रॉबर्ट नॉजिक दिखते हैं, इमानुअल वॉर्नस्टीन, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी याद कर लीजिए, एंड केनीस यहाँ दिखते हैं जिन्होंने केनीसियनिज्म दिया था, मतलब कि यदि आपको डेवलपमेंट करनी है या कह लीजिए आपको जीडीपी को तेजी से बढ़ाना है, प्रोग्रेस करना है, तो स्टेट को बहुत ज़बरदस्त खर्च करना पड़ेगा, मतलब डिमांड लेड ग्रोथ करनी पड़ेगी, फिजिकल डेफिसिट की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, उसको रोड, ब्रिज, इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब में जम के इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिससे कि जो इकोनॉमी है उसमें डिमांड बढ़े और लोग जो है उससे खुशहाल होंगे, लोगों के पॉकेट में पैसा आएगा। केनेसियनिज्म, और इसको जो है फेंक दिया गया मार्गरेट थैचर, और जब 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 रीगन आए तो जो नियो लिबरल जमाने में इसको डस्टबिन में फेंक दिया गया। वहाँ पे जो है फेडरिक हयाक जो लिबर्टेरियन थे, उन्होंने उल्टा थ्योरी दिया उसको कि सप्लाई साइड मैनेजमेंट कहते हैं, ये डिमांड साइड ग्रोथ की बात ये करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, अब यहाँ पे भी देखिए एक नॉट आएगा, तो बुद्धिज्म प्रीचेज नो डिस्क्रिमिनेशन, इट एडवोकेट्स मिडिल पाथ, सही है। सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ फ्रॉम दैट ऑफ अदर क्रिएशन, तो ये नहीं था, ये सेपरेट नहीं करते थे, सबका पार्ट है, जो अदर क्रिएशन का एक पार्ट है, तो यही ऑड वन आउट है, बाकी ये भी सही है। हु अमंग द फॉलोइंग इज एन एडवोकेट ऑफ ऑफेंसिव न्यू रियलिज्म, कह लीजिए यहाँ रियलिज्म लिखा है, आपको मैंने बताया जॉन मैर्सियमर, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। वैसे डियर स्टूडेंट, ऑफेंसिव नियो रियलिज्म जो लास्ट स्लाइड की मैं बात कर रहा हूँ, जॉन मैर्सियमर, उसका मतलब ये होता है कि स्टेट इसेंशियली जो है वो पावर मैक्सिमाइजर हैं और वो रीजनल हेजमन बनना चाहते हैं। देयर इज नो सच थिंग एज सोसाइटी, देयर आर ओनली इंडिविजुअल मैन एंड वुमेन एंड देयर फैमिली। ये अब एकदम अर्बिट क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर जो है बहुत डेफिनेट है, वो है मार्गरेट थैचर ने ऐसा कहा था, नियो लिबरल। सोशल जस्टिस इन द एज ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ये किसने लिखा है, तो ये नैन्सी फ्रेजर ने लिखा है। इसके और ऑप्शन यहाँ पे कट कुट गए हैं, लेकिन नैन्सी फ्रेजर एक क्रिटिकल फेमिनिस्ट थिंकर है। सोशल जस्टिस, ये तो चलिए यहाँ पे फिर आ गया, नैन्सी फ्रेजर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये भी डिफिकल्ट है, ये सब आप पकड़ना मुश्किल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ नाटो, ये आसान है, बेलारूस। आप इसको इस तरह से पकड़ सकते हैं कि बेलारूस एकमात्र ऐसी कंट्री जो खुल के जो है रसिया का एकदम वॉर में सपोर्ट कर रहा है, यूक्रेन का, तो वो क्यों नाटो में शामिल होगा। कार्ल मार्क्स एडॉप्टेड डायलेक्टिकल मेथड फ्रॉम हेगल, ये सब बहुत ही लड्डू टाइप के क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे लड्डू क्वेश्चन है। कल्चरल रिवोल्यूशन एसोसिएटेड विथ, ये दूसरी बार पूछ रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से फंबल करते हैं इतने बड़े यूनिवर्सिटी की, एक ही क्वेश्चन को दो बार पूछते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट पैलेस्टीनियन क्वेश्चन, अब यहाँ पे भी देखिए क्या है, आपको बड़ी कठिन लगेगी ये, लेकिन इस सेटर ने एक आपको बहुत काम आसान कर दिया। क्यों? क्योंकि ये आपको पता है कि पैलेस्टाइन जो है नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट है, तो ये सही है, ये गलत नहीं है। इट इज एट द हार्ट ऑफ अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, ये सही है, तो इसी दो में से एक गलत होगा। अब सिनाई एंड गोलन हाइट्स वर ऑक्युपाइड बाय इजराइल, अभी जस्ट आपको एक क्वेश्चन में इसने डिस्कस भी कर दिया, ये सिनाई इजिप्ट से छीना था, गोलन हाइट सीरिया से, तो एक ही जो है वो गलत निकलेगा, और वो ये है। और इसको उन्होंने वैसे भी इतना आउटलैंडिश, डिड नॉट सपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट, मतलब ऐसा क्यों होगा, इतना स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्यों देगा यदि उसने सपोर्ट ही नहीं किया तो इसलिए ये यही गलत है। एंड ऑफ आइडियोलॉजी दूसरी बार ये पूछ रहे हैं, एंड ऑफ हिस्ट्री पूछा, एंड ऑफ आइडियोलॉजी, एंड शायद एंड ऑफ हिस्ट्री आगे पूछेंगे ये, और एंड ऑफ आइडियोलॉजी पूछ रहे हैं। डेनियल बेल ने बुक लिखा था 1960 में, और इन्होंने जो है क्लास ऑफ सिविलाइजेशन में पूछ लिया, तो जो रन ऑफ द मिल क्वेश्चन होते हैं ये लगातार ये पूछ रहे हैं, इसलिए पेपर बहुत ईजी हो गया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ विलायत ए फ़कीह, अब ये इतना अरबिट है, क्योंकि अब चूंकि ये एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन्होंने पूछ दिया है, ये बेसिकली एक थियोक्रेटिक स्टेट जो ईरान बना था उसकी नींव जो है इस पे रखी गई थी, गार्जियनशिप ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्ट। तो ये आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में हुआ था 1979 में, इस्लामिक रिवॉल्यूशन, तो इसलिए ये है, आप इसके बारे में पढ़ लीजिए, बट वेरी डिफिकल्ट टू कैच। सी इसका आंसर है, सी। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए की प्रिंसिपल ऑफ सिटीजन चार्टर, ये भी आपको इसने काम आसान कर दिया, क्योंकि सिटीजन चार्टर क्या है कि बैंक जो है अपने यहाँ एक चार्ट लगाएगा, मतलब एक टेबल लगाएगा या बोर्ड लगाएगा कि भाई इतने मिनट में हम बैंक ड्राफ्ट बना देंगे, इतने मिनट में आपको चेक दे देंगे, लाइक दिस। कोई भी डिपार्टमेंट या कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो गारंटीड स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस देता है और उसकी शिकायत कहाँ करेंगे इस टाइप का जब आपके सामने वो डिक्लेयर करता है, तो उसको सिटीजन चार्टर हम कहते हैं। तो सिटीजन चार्टर का देखिए, पब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस एंड रिजल्ट अचीव देगा, कंप्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन ऑन सर्विस देगा, ऑडिटिंग विच इज नॉट इंडिपेंडेंट। अब अगेन इसने एक आउटलैंडिश स्टेटमेंट दे करके आपका काम कर दिया है आसान। ऐसा क्यों, जब सिटीजन चार्टर में इंडिपेंडेंट ऑडिट, क्यों? ऑडिट ऑलवेज इंडिपेंडेंट होती है। रेगुलर कंसल्टेशन विथ यूजर सर्विसेज, तो ठीक है, तो सी और वन आउट हो गया। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल
फंक्शन ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी इंडिया, ये भी जो है इसने आसान कर दिया, यहाँ डबल नॉट करके, यहाँ नॉट है और यहाँ पे दे दिया है नॉट ए बीइंग ए लिंक। तो ये इसने एक तरह से आउटलैंडिश स्टेटमेंट देकर आपका काम कर दिया। तो ये सही क्या है? इट इज द प्रिंसिपल एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर, बीइंग कॉन्शियस कीपर ऑफ द सिविल सर्विसेज, सबसे बड़े सिविल सर्वेंट होते हैं। इट इज लिंक बिटवीन पीएमओ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री, ये सब सही है। कैबिनेट सेक्रेटरी का या कैबिनेट सेक्रेटरीट, बेसिकली कैबिनेट सेक्रेटरीट क्या करता है, जितने कैबिनेट के बैठक होते हैं उसका ये सेक्रेटरीट है, उसकी वो लियाजनिंग करता है, उसका मिनट्स निकालता है और हर मिनिस्ट्री में वो एक तरह से मॉनिटर करता है कैबिनेट के डिसीजन लागू हुए या नहीं हुए। उसका जो हेड होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, वो सबसे सीनियर सिविल सर्वेंट होता है। Which among the following is not true about सेंट्रल सेक्रेटरीट? अब सेंट्रल सेक्रेटरीट थोड़ा सा वेग लिखते हैं। इनका जो आइडिया सेंट्रल सेक्रेटरीट का वो है जितने मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है वो सेंट्रल सेक्रेटरीट है, तो वो पॉलिसी मेकिंग करते हैं, फ्रेमिंग रूल्स एंड एक्सरसाइज प्रोसीजर करते हैं। इट हैज नो रोल, अगेन जो है नॉट डबल नो, इन्होंने बहुत बार इसका यूज किया है। There is no role, no, it has a role in guiding and directing executive agency in the performance of the task। तो ये गलत हो गया। वर्क कनेक्टेड विद लेजिस्लेशन भी करते हैं, पॉलिसी भी बनाते हैं, मतलब मिनिस्ट्री क्या नहीं करती है। द ऑथर ऑफ तराने हिंद, जिसमें उन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल, अल्लामा इकबाल। हु अमंग द फॉलोइंग रिजेक्टेड द इनलाइटनमेंट बिलीफ इन प्रोग्रेस ऑफ रीजन थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी? ये मैं कई बार बता चुका हूं कि इनलाइटनमेंट के इतने ग्रेट थिंकर होते हुए रूसो जो है वो रीजन, फिलोसफी, साइंस, इन सब के बड़े ही क्रिटिक थे। इनलाइटनमेंट इन्हीं बिलीफ पे आधारित था, उसके वो क्रिटिक थे रूसो। Who among the following prescribed the annual progressive global tax on financial asset to resolve the crisis of inequality? एक बुक लिखा था थॉमस पिकेटी ने, कैपिटल ऑन 21st सेंचुरी, जो जामिया का बहुत फेवरेट है, इसको बार बार ये पूछते हैं, कई और एग्जाम में मैंने देखा है पूछा गया है। उसमें उन्होंने ये कहा था कि यदि ग्लोबल इनइक्वलिटी को मिटाना है तो क्यों ना जो रिच कंपनी है, रिच पीपुल है, उन पे प्रोग्रेसिव ग्लोबल टैक्स, वेल्थ टैक्स जो है लगाया जाए। थॉमस पिकेटी। Who among the following is not a member of AUKUS? AUKUS अभी जस्ट एक ऑपरेशनलाइज हुआ है, पहले तो ग्रुप बनी थी लेकिन अभी अमेरिका में यूके, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने घोषणा की, और ये भी घोषणा की कि इसके तहत जो है न्यूक्लियर सबमरीन जो है ऑस्ट्रेलिया को प्रदान की जाएंगे 2030 तक। तो इसके मेंबर हैं ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। और मैंने ये क्वेश्चन तो आपको गैस भी करके बताया था। विच ऑफ द कंट्रीज द फॉलोइंग रिफ्यूज टू अडॉप्ट यूडीएचआर? कुछ कंट्री उस समय से रसिया थे और सऊदी अरबिया थे, इन सब ने उसका विरोध किया था। बाद में उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन सऊदी अरबिया उस समय में नहीं माना था। हु अमंग द यूडीएचआर का मतलब होता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो 10 दिसंबर 1948 को अडॉप्ट की गई, लागू की गई, और इसमें 30 आर्टिकल हैं। हु अमंग द फॉलोइंग एडवांस द नोशन ऑफ परपेचुअल पीस? ये मैंने कितनी बार ही बताया कि परपेचुअल पीस थीसिस जो है इमैनुअल कांत की है, एक लिबरल थिंकर, जिसमें वो ये कहते हैं कि एक तरह का यदि रिपब्लिकन जो जो कंट्रीज हैं उसका एक कॉम बने, जैसे लीग ऑफ नेशन टाइप, और उसमें कलेक्टिव सिक्योरिटी हो, तो परपेचुअल पीस मेंटेन किया सकता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन के बीच में। इसी बेसिस पे डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी जो है माइकल डॉयल ने दिया, और 14 पॉइंट प्रिंसिपल जो है वो भी इसी पर आधारित था, वुड्रो विल्सन का, और इसी पर आधारित था द कॉन्सेप्ट ऑफ लीग ऑफ नेशन, कलेक्टिव सिक्योरिटी। Which of the following type of rights have been described as first generation right? ये रिवीजन में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। फर्स्ट जनरेशन राइट ये दोनों है, सिविल पॉलिटिकल राइट, पॉलिटिकल राइट तो यहाँ भी है, एंड सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक राइट जो है ये सेकंड जनरेशन राइट है, और थर्ड जनरेशन राइट हो जाते हैं ग्रुप राइट्स, एनवायरमेंटल राइट, लाइक दैट। Which philosopher is called the idea of natural right nonsense on the stilt? ये सब बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपको पता है, जेरेमी बेंथम, यूटिलिटेरियन थिंकर। ही वॉज सपोर्टर ऑफ लीगल राइट। लीगल राइट मतलब कि स्टेट के बगैर राइट का कोई मतलब नहीं है, लॉ है तो राइट है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ एकदम रन ऑफ द मिल क्वेश्चन प्रेसिडेंट और 2 हाउस मिला करके जो है पार्लियामेंट होता है। यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन जरूर पढ़ लीजिए, ये एक बड़ा एक लॉडेबल अटेम्प्ट था जो कि ऐसे टाइम टाइम फिसी हो गया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का कोरियन वॉर के टाइम में ये आया था कि यदि सिक्योरिटी काउंसिल वीटो के चलते चुपचाप बैठी रहेगी तो हम हाथ पैर धर के नहीं बैठेंगे, जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन वो एक्चुअली हाथ पैर धर के बैठे ही रहते हैं, कुछ नहीं करते। अभी जो है वीटो के चलते यूएनएससी कुछ नहीं कर पा रही है रसिया यूक्रेन वॉर में, तो यूएनजीएन ने क्या किया? तो यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन जो 377 ए था, बातें ही रह गई, उनका क्या। सो इट वॉज जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था 377 ए। तो बस एग्जाम के लिए याद रख लीजिए, अदरवाइज का कोई वैल्यू रियल लाइफ में तो रहा नहीं। न्यू ह्यूमनिज्म किसने दिया था? इसको रेडिकल ह्यूमनिज्म भी कहते हैं, कई बार मैंने बताया है, एम एन रॉय। एक अलग तरह का ह्यूमनिज्म जो मार्क्स
और जो लिबरल ह्यूमनिस्ट दोनों से अलग था। हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते हैं प्रोफेसर सेन और महबूब हक, लेकिन एक्चुअल जो उसके आर्किटेक्ट थे वो महबूब हक थे, लेकिन अमृत सेन का भी इसमें बहुत थॉट था। द ऑथर ऑफ डेमोक्रेसी इन अमेरिका, जिन्होंने कि टिरेनी ऑफ मेजोरिटी दिया, जो इसी पेपर में पूछा गया है, डी टॉकवेल, एलेक्स डी टॉकवेल। Who among the following argued in his book Toward a Struggle that socialism refers to an elaborate theory of social economy? केवल आपको ये बताना है कि टुवार्ड्स स्ट्रगल किसने लिखा है, तो ये जो पूरा बुक जो है आप देख लीजिए, ये जयप्रकाश नारायण की बुक है, एक फेमस सोशलिस्ट, सी इसका आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ पायनियर ऑफ थ्योरी ऑफ नियो रियलिज्म, आपको पता है केनेथ वॉल्ज, जिन्होंने कि थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 में लिखा, ये एक डिफेंसिव नियो रियलिस्ट भी माने जाते हैं। यहाँ पे आपको हंस मर्गनथाउ, तो आपको पता है फादर ऑफ क्लासिकल रियलिज्म है। बैरी बुजान जो है वो एक तरह के मेन थिंकर जो है कोपेनहेगन स्कूल ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज के हैं, और रॉल प्रेबिस जो है फादर कहलाते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी के। Who among the following advocated westernization and exhorted मतलब कि एक तरह से बहुत फर्वेंट अपील किया इंडियन मुस्लिम टू ड्रॉ ए डिस्टिंक्शन बिटवीन स्पिरिचुअल एंड टेम्पोरल डेमन ऑफ ह्यूमन लाइफ। स्पिरिचुअल मतलब हुआ जो ट्रांसडेंटल, जो आप गॉड या नेचर से कनेक्ट करते हैं। टेम्पोरल मतलब दुनियादारी, जो डे टू डे जो सरकार चलती है, पॉलिटिक्स एंड लाइक दैट। यही दो डोमेन के बीच में हम लोग झूलते रहते हैं। तो मैं ये गेस कर रहा हूं, मैंने चेक नहीं किया नेट पे, लेकिन इस तरह का थॉट केवल एक ही थिंकर इसमें से दिखता है, वो है सर सैयद अहमद खान, वेस्टर्नाइजेशन। क्योंकि मोहम्मद इकबाल जो है वेस्टर्नाइजेशन के खिलाफ थे, और इसी के चलते ये प्रोग्रेसिव मुस्लिम माने जाते हैं। इन्होंने AMU की भी स्थापना इन्होंने की थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, लेकिन मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, देख लीजिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट क्लाइंटलिज्म। क्लाइंटलिज्म क्या होता है, यहाँ इन्होंने दे भी दिया, जजमानी सिस्टम इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। एंशियंट टाइम में होता था कि पुरोहित जो है गांव में सबका कथा बाँच रहा है, पूजा करा रहा है, और लोग उसको चावल दे रहे हैं। नाई जो सबका बाल काट रहा है, लोग उसको जो है कुछ खाने पीने या साल भर में जो भी होता है अनाज उसको देते हैं। क्लाइंट पैट्रन जो है एक रिलेशन बन जाना। जब हमारे यहाँ पॉलिटिक्स हुआ तो पॉलिटिक्स जो है क्लाइंट पैटर्न रिलेशन बन गया। गांव के जो लोग हैं उसका पैटर्न वो ठाकुर या जमींदार हो गया। ऐसे कई जमींदारों का पैटर्न जो है डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ कोई कांग्रेस का लीडर हो गया। ऐसे कई कांग्रेस के लीडर का जो पैटर्न है वो स्टेट में बैठा हुआ कोई बड़ा लीडर हो गया, और सभी स्टेट के लीडर का पैटर्न जो है जो जो दिल्ली में बैठे हुए कांग्रेस के बड़े लीडर है वो हो गया। तो ये जो क्लाइंट पैटर्न नाता है, इसको क्लाइंटलिज्म कहते हैं। अच्छा नहीं माना जाता पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि ये पूरा डेमोक्रेसी जो एक तरह से पैट्रोनिस्ट डेमोक्रेसी बन जाता है। क्योंकि जब आपकी पार्टी जीतती है तो ये आशा की जाती है, हर पैटर्न ये सोचता है कि अब मेरे क्लाइंट को कुछ हमको जो है फायदा पहुंचाना है कि हमारी पार्टी जीती है। तो वो क्लाइंट बोलेगा साहब आपको हमने वोट दिलवाया था, तो आप तो मेरे पैटर्न हो, तो चलो आप ऐसा करो, हमको जॉब दिलवा दो, तो हमारे बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवा दो, तो यहाँ करा दो, वहाँ पैरवी करा दो, ट्रांसफर पोस्टिंग ऑल। और ये हर लेवल पे चलता है। इसके चलते जो है पॉलिटिक्स जो है एक तरह का रबड़ी बांटने का एक जरिया बन जाता है, और स्पॉइल सिस्टम जिसको आप कह सकते हैं। तो ये है। तो clientelism is a pattern client relationship. Modern political party in India depend on clientelism पर वोट सभी डिपेंड करते हैं। इंडियन पॉलिटी इज नॉट ए पैटर्न डेमोक्रेसी। ये पैटर्निस्ट डेमोक्रेसी का एक नमूना है, इसलिए ये नॉट जो है नॉट डबल नॉट, तो ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया अंडर आर्टिकल 25। अब ये थोड़ा सा डीपर क्वेश्चन आपको लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन देखिए, स्टेट हैज नो पावर टू रेगुलेट सेकुलर एस्पेक्ट। ऐसा आउटलैंडिश स्टेट में जो सेकुलर एस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, कोई मान लीजिए कोई मंदिर है, वहां पे कोई घोटाला हो गया है, कोई मंदिर है जो कि ऐसा कर रहा है जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर इफेक्टेड हो रहा है, सेकुलर मैटर, उसमें क्यों स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी? तो बिल्कुल करेगी। बाकी तीनों बिल्कुल सही है। Which among the following is not one of the main dimensions of food security? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लागू हुआ। ये भी आपको आसान बना देता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, प्रोविजन ऑफ फूड थ्रू मार्केट एक्सचेंज, फिजिकल अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, इकोनॉमिक एंड फिजिकल एक्सेस टू फूड, और फूड यूटिलाइजेशन यहाँ आ जाता है। तो इसका कोई सीधा नाता इससे नहीं है, इसलिए ये तीनों सही हो जाते हैं। PM गति शक्ति के बारे में जरूर डियर स्टूडेंट जान लीजिए, बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है। ये बेसिकली क्या है कि इंडिया का जो फास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, और उसके लिए एक पोर्टल भी PM गति शक्ति पोर्टल बनाया गया है, जिसमें ये सब सेक्टर में जितने भी काम हो रहे हैं, रोड बन रहे हैं, रेलवे लाइन बिछ रही है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, पोर्ट बन रहे हैं, मास ट्रांसपोर्ट या जो कॉरिडोर होता है वो बन रहा है, वाटरवेज हो रहा है, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सब के जो प्रोग्रेस है वो कोऑर्डिनेट होते हैं उस पोर्टल के थ्रू, PM गति शक्ति। तो ये इसमें भारत माला, सागर माला, इनलैंड वाटरवे सब इस सेक्टर से रिलेटेड है। जो नरेगा है उसका क्या इससे नाता है? ये तो बिल्कुल ऑड वन आउट है, इसलिए है।
अब आप कहेंगे डियर स्टूडेंट कि ओके मैंने थोड़ा रन थ्रू किया है ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं एक तो टायर्ड भी था, लेकिन फिर भी तो मैंने काफ़ी चीज़ें बकबक कर ही दिया है, आपको बहुत चीज़ बोला है। यदि आप धीरे धीरे सुनेंगे इसको स्लो मोशन में तो आपको एक बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी। अब यदि आप कहेंगे सर इसमें कट ऑफ किया जाएगा, वेरी हाई कट ऑफ जाएगा, वेरी वेरी हाई। 80% से नीचे इसमें नहीं होना चाहिए सिलेक्शन, क्योंकि ये इजी पेपर है। और चूंकि ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, यदि आपने केवल मेरे पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस को भी देखा होगा तो उसमें से 50 क्वेश्चन तो सीधे सीधे आ गए, और बाकी 50 में से भी केवल 5-6 को छोड़ दे डिफिकल्ट, तो सब जो है करने लायक थे। मेरे स्टूडेंट इसमें 85 से 90 स्कोर करेंगे, इस तरह का मुझे आशा है। तो इसीलिए ये 80% से ऊपर ही इसका कट ऑफ जाना चाहिए। ओके देन, फिर से एक बार याद दिला रहा हूँ, यदि पॉल साइंस हेल्प के क्रैश कोर्स को यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इंटरेस्टेड हैं तो अपने नेम, टेलीग्राम मोबाइल नंबर, टेलीग्राम आईडी, इस ईमेल आईडी भेजें, आपको बताया जाएगा एट नॉमिनल कॉस्ट। और यदि आप उसको नहीं ज्वाइन कर पाते हैं किसी कारण से, तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है आपके CUET PG कंपीट करने के लिए जो रिसोर्स है, CUET PG गाइड है और 1500 MCQ है। चलिए मिलेंगे फिर बहुत जल्द। मे भी यदि मूड किया तो मैं बनाऊंगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, लेकिन वो इतना अरबिट है, बनाना चाहिए क्या? ओके देखते हैं, तब तक के लिए विदा।